Hi everyone, I hope you all are doing good. एंड राइट इन फ्रंट ऑफ यू एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। पहले गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स ने यहाँ कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक मैसिव रैली आई। उसके बाद कॉपर माइनिंग स्टॉक्स ने एग्जैक्टली सेम चीज़ की। सेम पैटर्न, सेम ब्रेकआउट, सेम एक्सप्लोसिव मूव। और अब एनर्जी सेक्टर में हमें एक सेटअप दिख रहा है जो एग्जैक्टली इनकी तरह सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अब एनर्जी नेक्स्ट थीम बन सकती है जहां एक मैसिव रैली आ सके। एंड इन टुडेज वीडियो हम टेक्निकली और फंडामेंटली चार्ट्स के थ्रू और रियल वर्ल्ड रीजंस के थ्रू समझेंगे दैट हाउ एंड व्हाई कैन एनर्जी बी द नेक्स्ट बिग थीम। So make sure you hit that like and subscribe button so that you never miss an update. Now let's quickly get into the video. So here's the chart of gold in front of you. यहाँ पर आप देख सकते हैं that एक consolidation was going on and then came March 2024 जहाँ हमें एक काफी strong breakout देखने को मिला above the levels of 2075. यहाँ से आप देख सकते हैं that gold rallied massively and it went from about $2,000 to over $5,000. नेक्स्ट कम सिल्वर। अब सिल्वर के साथ एक इंटरेस्टिंग बात है। द थिंग इज दैट जब गोल्ड मूव करता है सिल्वर टिपिकली ज्यादा अग्रेसिवली मूव करता है, जो आप क्लियरली यहाँ पर नोटिस कर सकते हो दैट सिल्वर वेंट फ्रॉम अबाउट द लेवल्स ऑफ 30 टू अप्रोक्सीमेटली 121। सो सिल्वर इज राइट ओवर हियर अपने मल्टी ईयर हाइस को क्रॉस करके एक काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव में इट मूव्ड। एंड देन कम्स कॉपर। अब कॉपर इनसे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है। सी, कॉपर इज नॉट ओनली अ प्रेशियस मेटल बट ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कॉपर चाहिए, ईवीज बन रहे हैं तो हमें कॉपर चाहिए, यू सी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं तो बहुत सारा कॉपर चाहिए। एंड कॉपर ने भी सेम ब्रेकआउट पैटर्न फॉलो किया एंड currently you can see that copper as well printed an all time high and is trading near the same। तो यहाँ पर एक काफी क्लियर पिक्चर बन रही है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों ने अपने मल्टी ईयर कंसोलिडेशंस को ब्रेक किया और उसके बाद मैसिव रैलीज दी। अब आते हैं एनर्जी पे। एक्सएलई दैट इज एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर ईटीएफ, ये यूएस की टॉप एनर्जी कंपनीज को ट्रैक करता है। और अगर चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट एक सिमिलर साइडवेज कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिमिलर टाइटनिंग, सिमिलर कॉइलिंग एंड देन रिसेंटली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है एट द लेवल्स ऑफ 48। इन जनवरी अलोन वी सॉ एन अप मूव ऑफ 14% एंड इन फेब्रुअरी एक अप मूव कंटिन्यू कर रहा है ऑलमोस्ट 6.5%, जहां हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसा हम सब सुनते आए हैं दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अगर हम इन पैटर्न्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो एनर्जी में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चरल मूव आ सकता है। बट टेक्निकली हमने ये सारी चीजें देख ली हैं एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है। सी, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट चल रहा है एआई के लिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ये सब अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन खर्च कर रहे हैं सो दैट दे कैन बिल्ड ऑन द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ यू माइट आस्क दैट ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, विच यू कैन क्लियरली सी राइट ओवर हियर। वी हैव एआई चिप्स, डेटा सेंटर्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मच मोर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सब चलता कैसे है। नाउ फॉर ऑल ऑफ दिस टू रन व्हाट वी रियली नीड इज पावर। एंड जब आप पावर की बात करें तो हाउ मच पावर, हियर यू कैन सी दैट Amazon data centers consume more than 50 terawatt hours of electricity annually. And similarly, you can read much more all about it across the web. And now with this context, you have to understand that gold, silver, copper ने क्यों रैली किया and अब क्या स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ सकता है। सी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली लगते हैं। कॉपर वायरिंग में, सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स में, गोल्ड सेमीकंडक्टर्स में। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा कैसे, किस पे रन करेगा, दैट वी जस्ट डिस्कस्ड ऑन एनर्जी, ऑन पावर। तो मेटल्स ने पहले रैली किया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की डिमांड आई और अब एनर्जी सेक्टर में ये शिफ्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज ऑल एन इंटरकनेक्टेड स्टोरी। सेकेंड रीजन इज जियोपॉलिटिक्स वेयर इन वेनेजुएला कम्स फर्स्ट, जहां यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशन करके उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है बट वो उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। अब प्रेसिडेंट के कैप्चर होने के बाद में द अनसर्टनिटी इज दैट जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी और क्या यूएस कंपनीज वापस आएंगी या नहीं। देन देयर कम्स ईरान। ईरान में दिसंबर 2025 से काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं एंड देयर इज अ पैसेज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान और ओमान के बीच से गुजरता है। वर्ल्ड का 21% ऑफ ऑयल सप्लाई इस पैसेज से होके आता है। अगर ईरान कभी भी ये पैसेज बंद करे चाहे कुछ घंटे के लिए भी, ग्लोबल ऑयल मार्केट पे काफी इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी काफी लो है लेकिन रिस्क जीरो नहीं है।
द लास्ट वन इज रशिया, वेर इन काफी सारे सैंक्शंस हैं जो अब रशियन ऑयल पर लग रहे हैं, एंड अगर हम इन तीनों कंट्रीज को कंबाइन करें तो ये ग्लोबली 33% ऑफ रिजर्व्स ऑफ ऑयल को कंट्रोल करते हैं। एंड द लास्ट रीजन इज द कमोडिटी सुपर साइकिल। आफ्टर 45 ईयर्स फर्स्ट टाइम इन 2025 गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ने सेम ईयर में ऑल टाइम हाइज बनाए। लास्ट टाइम ये हुआ था that was in 1980. See why it's happening now is because of the structural demand जिसके बारे में अभी हमने बात की है। अब जो गोल्ड और सिल्वर ने पहले रैली किया that was because of the store of value demand, electronics demand. कॉपर ने फॉलो किया इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते, ईवी डिमांड के चलते एंड इवन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। और अब एनर्जी ये रिलेटिवली लैगिंग है, बट क्योंकि कमोडिटी एक रन ऑलरेडी हमें दिखा चुका है, तो ये तीन रीजंस मिला के यहाँ पर एक काफी कंपेलिंग पिक्चर बनाते हैं दैट एनर्जी में भी एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। Till now we've discussed whatever is happening on a global level. अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Let's analyze using the chart of Nifty Energy. Here you can clearly see that जून 2025 से निफ्टी एनर्जी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 33,000 के लेवल से लेके 37,000 के लेवल्स तक। करंट लेवल्स की बात करें तो एक रेजिस्टेंस है 36,938 के लेवल्स पे, या राउंड ऑफ करके इसे 37,000 का लेवल हम मान लेते हैं। सो अगर इस लेवल के ऊपर हमें एक क्लोज देखने को मिलता है कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो एक ग्लोबल ट्रेंड इंडिया भी फॉलो कर सकता है, बिकॉज इंडिया ग्लोबली डीकपल नहीं हो सकता एनर्जी में। इसका फर्स्ट रीजन ये है दैट इंडिया अपनी ऑयल की 85% डिमांड को इंपोर्ट करता है, और अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मूव करते हैं तो यहाँ पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड ये है दैट निफ्टी एनर्जी का 33% या 1/3 belongs to Reliance Industries, which means that this is one of the biggest holding components of Nifty Energy. और Reliance एक integrated company है, वो oil भी explore करते हैं, refine भी करते हैं और even petrochemicals बेचते हैं। तो when that happens, Reliance also benefits all across the board. And a move in heavyweights can drive a strong move in the sector as well. अब यहाँ पर तीन कैटेगरीज हम बना सकते हैं, that is upstream companies जो directly benefit करती हैं जैसे Oil India और ONGC, because ये लोग ऑयल और गैस ग्राउंड लेवल से निकालते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटेड कंपनीज जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसके बाद हमारे पास आती हैं OMCs जिन्हें हम कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, लाइक इंडियन ऑयल, BPCL। सो व्हाट दे डू इज दैट ये लोग ऑयल रिफाइनरीज रन करते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर यही रहेगा यहाँ पर दैट अगर वंस अगेन 37,000 का लेवल यहाँ ब्रीच होता है ऑन द अपसाइड, तो ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस ये प्राइमरी नेम्स रहेंगे जो बेनिफिट कर सकते हैं। And towards the end, one important thing that ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल और एनालिटिकल पर्पसेस के लिए है, कोई भी स्टॉक का मेंशन यहाँ पे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। Having said that, what we have really analyzed over here is the patterns and the factors which we've been seeing worldwide and क्या shift आ सकता है structurally. And well, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, so make sure you hit that like and subscribe button. And what do you think about the same? Do let me know in the comment section. And on that note, until we meet again, have a good time.